नमस्कार। कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हम लोग हर बार की तरह प्रोफेसर अबू दुबे सर से बात करेंगे। सर, दुनिया में एक बवंडर सा मचा हुआ है। ईरान में बवाल शुरू हो गया है। एक ईरान में उनका अपना एक इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, वहां की महंगाई, बेरोजगारी वगैरह को लेकर के। अमेरिका तो खैर अपने ही धुन में है। अब अमेरिका की गिनती करना छोड़ देना चाहिए। वो कब क्या बोलते हैं ट्रम्प साहब, मोदी जी के घनिष्ठ मित्र जैसा आपने कहा था। तो लेकिन सर, इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत रिलैक्स्ड हैं और वो डमरू वगैरह बजा रहे हैं, कभी त्रिशूल भी ले लेते हैं। कल पतंगबाजी कर रहे थे, उसमें हनुमान जी को बांध के उड़ा रहे थे। काफी मस्त दिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी। इस बीच सर एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि अमेरिका के राजदूत वो आए हुए हैं, जो जिनका नाम सर्जियो गोर है। वो एक स्पेशल अनवॉय टू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बना करके भेजे गए थे, लेकिन वो अब फाइनली उन्होंने आकर के अपना चार्ज लिया है। और सारी हार्श जितने भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं ट्रंप की तरफ से, उसको अभी सरकार ये पेश कर रही है कि नहीं, अब सर्जियो गोर के आ जाने से बहुत मसला ठीक हो जाएगा और बहुत अच्छी बात है, वो आ गए हैं, वो अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि सर्जियो गोर के आ जाने से भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे, या भारत जिस तरीके से कल जर्मन चांसलर को के साथ पतंगबाजी कर रहे थे, या आप चीन की गोद में बैठने की तैयारी में है, इतना आसान है या ये बहुत कॉम्प्लेक्स मसला है? आप सर्जियो गोर के रेफरेंस में जरा हम लोग को समझाएं। एक सर्जियो गोर के बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। जो पहले आपने बात कही थी नरेंद्र मोदी की मस्ती की कि वो पतंगबाजी कर रहे हैं, इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी कुछ पंक्तियां बोलना चाहता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी के 2024 के तीसरे कार्यकाल में सबसे बड़ी बाधा अगर कहीं से थी, जैसे कहते नहीं कभी कभी चीज कोई हलक में अटक जाती है, ना उसे निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं, वो था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा इस बात पर जोर देना कि वो पार्टी का अध्यक्ष अपनी मर्जी का बनाएगा। जब से नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को नियुक्त करने में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सफलता प्राप्त की है, तब से वो काफी हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं। और अब तो खबर ये आई है, आज की ताजा खबर ये है कि 20 जनवरी को नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष से बाकायदा पूर्णकालिक अध्यक्ष बन जाएंगे। वो चार्ज ले लेंगे पूरा का पूरा। और पहले लग रहा था कि ये 6 महीने रहेंगे, 6 महीने बाद सोचा जाएगा इनके बारे में। इस बीच में संघ ने कोई आपत्ति कर दी तो उनको बदला भी आ सकता है। लेकिन अब मोदी जी के लिए मैदान बिल्कुल साफ है और वो सत्ता की बागडोर उनके हाथ में मजबूती से एक बार फिर आ गई है। अब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सत्ता में उतनी ही साझेदारी देंगे जितनी वो खुद चाहते हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि सत्ता में साझेदारी का प्रतिशत मोहन भागवत तय करेंगे, दत्तात्रेय होसबोले तय करेंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद तय करेंगे कि आप सत्ता में कितनी हिस्सेदारी दे पाएंगे। ये उन्होंने पहले कार्यकाल और 2019 के बाद जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था तब उन्होंने एक प्रतिशत तय किया था, उससे आगे वो संघ को बढ़ने नहीं देते थे। लेकिन अब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर, और इतनी जल्दी, अभी दिन ही कितने हुए उन्हें, अभी तो पिछली वाली शपथ भी उन्हें याद होगी, हमने ली थी कार्यकारी अध्यक्ष की। अब वो पूर्णकालिक अध्यक्ष की शपथ लेंगे और उसका चार्ज लेंगे। तो मोदी जी के लिए मैदान पूरी तरह साफ है। संघ की जो औकात है नरेंद्र मोदी के मुकाबले, एक लोकप्रिय नेता के मुकाबले, एक लोगों की जो औकात है हिंदुत्व के, उसको उन्होंने उस कोने में संघ को अंतिम रूप से बैठा दिया है। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है। अब आते हैं हम लोग सर्जियो गोर के ऊपर। देखिए, जब भी कोई नया राजदूत आता है किसी भी देश का, तो आके वो बड़ी मीठी मीठी और दिलचस्प बातें करता है। हर राजदूत करता है। आके पहले वो आपके देश की संस्कृति की तारीफ करेगा, कहेगा कि आपके यहाँ के लोग जो हैं बड़े जिंदा दिल हैं, आपकी संस्कृति कितनी प्राचीन है, कितनी भव्य है, कितनी बहुरंगी है, मुझे तो ये बहुत पसंद है, आई ऑलवेज लव इंडिया वगैरह इस टाइप की बातें वो करेगा। फिर वो कहेगा कि भारत के और उसके देश के बीच में पुराने मित्रतापूर्ण संबंध हैं, वो तो अनंत काल से मित्र हैं और अनंत काल तक मित्र रहेंगे। इस प्रकार की बातें हमेशा करता है। और अगर कोई बदमजगी हुई है उसके देश के साथ भारत की, तो वो और ज्यादा करता है इस तरह की बातें, क्योंकि राजदूत का मैंडेट यही होता है, राजदूत को यही सब बातें करनी होती हैं। अभी तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे ये सर्जियो गोर साहब, जैसे थोड़ी सर्दी कम हुई तो कुर्ता पजामा पहन के पार्टियों में भाग लेंगे, और वो चांदनी चौक की यात्रा करने के लिए भी, चांदनी चौक का सफर करने के लिए भी जाएंगे, ताजमहल देखने के लिए भी जाएंगे, और ये भी ऐलान करेंगे कि मैं 30 साल पहले जब भारत आया तो मैंने पराठे वाली गली में पराठा खाया था। मतलब इस प्रकार की बातें करेंगे वो। तो इन बातों से भारत और अमेरिका के संबंधों की जो तलखी है
और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह बार बार नरेंद्र मोदी को झिझोड़ा है, ये छिप नहीं सकती, क्योंकि नरेंद्र मोदी को ये कहना, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था मे आई सी यू सर, जिससे पूरा जो विदेश मंत्रालय था उसको बहुत बुरा लगा, नरेंद्र मोदी को बहुत बुरा लगा, पूरी भाजपा को बहुत बुरा लगा और नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों को बहुत बुरा लगा, लेकिन सब लोग चुप रहे, किसी ने कुछ नहीं बोला। एक खबर ये और बड़े जोर शोर से कही जा रही है कि अब भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की बातचीत फिर से शुरू हो गई है। अच्छा, जबकि उससे पहले कहा गया था कि नरेंद्र मोदी ने फोन नहीं किया ट्रंप को, है, इसलिए वो ट्रेड डील लटकी हुई है। हम लोगों ने इस बात को पहले भी चर्चा की है कि उन्होंने उन्हें फोन क्यों नहीं किया। उसमें एक बड़ा कारण यह भी था कि मान लीजिए नरेंद्र मोदी ट्रंप को फोन करते और ट्रंप कहते कि भाई एग्रीकल्चर कृषि का क्षेत्र खोल दो, तो नरेंद्र मोदी क्या कहते? वो कहते नहीं खोलेंगे, तो बात वहीं टूट जाती। वो कहते हैं कि खोलेंगे, तो राजनीति में उनकी यहां पर धज्जियां बिखर जाती उनकी। क्या करते नरेंद्र मोदी? इसलिए नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि हम फोन पे कोई ट्रेड डील के बारे में बात नहीं करेंगे। ट्रेड डील की बात जो पारंपरिक तरीका है, जिसके अंदर दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल बैठ के बात करते हैं ताकि सभी मसलों पर बारीकी से विचार हो सके। इसलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि ट्रेड डील बाद में हो। 5 महीने हो चुके हैं, 5 महीने से ट्रेड डील आगे ही नहीं बढ़ी है एक कदम। वो हमें मंजूर है, लेकिन हम ट्रंप से बातचीत करने में नहीं फंसेंगे, वरना संबंध और खराब हो जाएंगे। देखिए, ट्रेड डील फंसी हुई थी, मेरा मानना है कि फंसी हुई है, और मेरा यह भी मानना है कि फंसी हुई रहेगी। इसलिए रहेगी क्योंकि ट्रंप का लक्ष्य कुछ और है और मोदी ट्रंप के उस लक्ष्य को वेधने में भागीदारी नहीं करना चाहते, उसमें सहयोग नहीं करना चाहते। ट्रंप का लक्ष्य है, सबसे पहला लक्ष्य तो ट्रंप का यह था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड इम्बैलेंस है, जो वाणिज्य का असंतुलन है, जो भारत के पक्ष में झुका हुआ है, एक तो उसको दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। ध्यान कीजिए कि ये सर्जियो गोर तब आए हैं भारत जब ट्रंप ने भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ट्रेड डील तब शुरू हो रही है बातचीत 5 महीने बाद, जब ट्रंप ने ये 500% का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो 500% का अधिकार प्राप्त करके ट्रंप जो है वो अपना वज्र उठाए हुए तैयार खड़े हुए हैं कि कब भारत के ऊपर वो वज्रपात कर देंगे। वो एक तरह की धमकी है कि आप ट्रेड डील कीजिए, वरना ये आपके ऊपर कुठार हमारा वज्र जो है वो गिरने वाला है, और उससे भारत का बहुत नुकसान होगा। ये नुकसान केवल जीडीपी का जो 1-1.5% है, यानी जो भारत और अमेरिका के बीच व्यापार होता है वो केवल वहीं तक नुकसान सीमित नहीं होगा। अमेरिका से भारत के आर्थिक संबंध अगर पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, अगर मान लो केवल 25%, अभी प्रोफेसर अरुण कुमार से बात कर रहा था तो उन्होंने भी मेरी बात मानी। उन्होंने कहा अगर जितना लगा चुके हैं उस पर कोई 25% और लगा दिया है, 500% तो कोई और की बात है, तो ये भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। केवल वो हिस्सा रह जाएगा जहां अमेरिका टैरिफ नहीं लगाता है, क्योंकि अमेरिका को जिन चीजों की, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक सामान की भारत से जरूरत होती है, उन पे अमेरिका कोई टैरिफ नहीं लगाता, आज भी नहीं लगाता। वो चीज जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद जितना भी और व्यापार है वो तकरीबन सब खत्म हो जाएगा, और उससे भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की आमदनी भारत की घटेगी, और न जाने क्या क्या होगा, और सारी दुनिया भारत को एक नए नजर से देखने लगेगी। देखिए, हमें अमेरिका का वीजा मिल जाता है तो हमें दूसरे देशों का वीजा क्यों आसानी से मिलने लगता है? ऐसी क्या, अमेरिका के वीजा में क्या सुरखाब का पर लगा हुआ है? हमें अमेरिका का वीजा मिल गया तो हम सोचते हैं अब हम किसी भी दूसरे देश के वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी, हमारे पासपोर्ट में अमेरिका का वीजा छपा हुआ है, वो देख के ही दे देंगे वीजा। वो ये खास बात है। इसी तरह अमेरिका से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका से अगर आपके आर्थिक संबंध है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था से आपकी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, तो मान लीजिए दूसरे देश भी इस आपको दूसरी नजर से देखते हैं। जहां अमेरिका के साथ आपके संबंध खराब हुए, वहां दुनिया के अन्य देशों से भी आपके संबंधों में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इसलिए काफी अमेरिकी भारत आर्थिक संबंध एक संगीन मुकाम पर खड़े हुए हैं। ये जो अखबारों में खबरें छप रही हैं और जो मीठी मीठी बातें की जा रही हैं राजदूत द्वारा, इससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, एक बात मुझे पूछनी थी, ये जो गोर साहब हैं, सर्जियो गोर साहब, ये कोई बाकी करियर डिप्लोमेट्स की वजह से नहीं है, ये ट्रंप के ब्लू आइड बॉय हैं, और कहा जाता है कि इनकी व्हाइट हाउस में विदाउट अ नॉक एंट्री है।
और ये भी आपको याद हो व्यापारी कि है, जब ये भी व्यापारी है। व्यापारी है, और हाँ। नहीं, और काफी ट्रंप इनकी सलाह मानते हैं, क्योंकि जब ट्रंप और इलॉन मस्क के रिश्ते खराब हुए तो ये आरोप इलॉन मस्क ने भी लगाया था कि हमारे लड़ाने वाला मंथरा इसमें यही है। तो ट्रंप ने स्पेशली अपना मंत्रा भेजा है, और सिर्फ भारत का नहीं, वो स्पेशल ऑनवाय टू साउथ ईस्ट एशिया, ये देखना होगा कि वो सिर्फ भारत का चार्ज नहीं है, उनके ऊपर पूरा एक बड़े हिस्से का उनके ऊपर चार्ज है। और आज की डेट में जब भारत बिल्कुल ही अलग थलग पड़ा हुआ है, ट्रंप से रिश्ते खराब है, ट्रंप बिल्कुल टारगेट किए हुए हैं कि हम पेनलाइज करेंगे, हम इनको पनिश करेंगे इनको, और अब कुछ भारत डावाडोल से कभी चीन की तरफ जा रहा है, कभी जर्मनी की तरफ जा रहा है। आप लगता है कि एक ऐसा मंथरा जैसा आदमी आकर के कुछ कुछ बेहतर करेगा इसको, या और आग में घी डालेगा ये? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये व्यक्ति जो है ना, इस व्यक्ति से भारत को बहुत ज्यादा अमेरिकी भारत आर्थिक संबंधों की जो कटता है और जो दिक्कतें और पेचीदगियां हैं, उनको ज्यादा सहल करने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। है क्या कि मोदी जी, जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मोदी जी क्राइसिस दर क्राइसिस मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं। अभी अमेरिका के साथ संबंध क्राइसिस संकट में फंसे हुए हैं, तो उसको खबरों के जरिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें दूसरा पक्ष भी भाग लेता है। ये जो मंथरा साहब आए हैं, ये भी उसमें भाग ले रहे हैं, कुछ मीठी मीठी बातें करके, ऐसी बातें करके जैसे कि वो बहुत भारत को पसंद करते हैं। ये सब कुछ नहीं है, ये लोग व्यापारी हैं। इन लोगों के, जिसको थोड़ा खराब भाषा में कहते हैं कि इनकी आंख में सुअर का बाल है, मतलब इनको कोई लिहाज वगैरह नहीं है कोई किसी किस्म का। इनको जब अपना फायदा दिखेगा तभी ये पलक झपकाएंगे, वरना आंख खुली रखेंगे, क्योंकि आंख में सुअर का बाल है। ये इसी किस्म के लोग हैं। ट्रंप भी इसी किस्म के हैं, सर्जियो गोर भी इसी किस्म के हैं, और एलन मस्क भी इसी किस्म के हैं। वो भी इसी किस्म के हैं। वो ट्रंप से झगड़ा भी करते हैं, फिर दोस्ती भी करने लगते हैं। उनका झगड़ा और दोस्ती बिल्कुल स्थायी नहीं है। तो मोदी जी को घरेलू धरातल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक हिंदुत्व की राजनीति के भीतर जो उलझनें थी, वो तो उनकी हल हो गई हैं, और उसमें उन्होंने फिर से अपना हाथ ऊपर कर लिया है। लोगों ने उनका लोहा मान लिया है हिंदुत्व की राजनीति के अंदर। लेकिन हिंदुत्व की राजनीति के बाहर जो स्थिति है, पूरे देश में गवर्नेंस की हालत बहुत खराब है। न लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है, प्रदूषण कितना ज्यादा है, बहुत खराब स्थिति है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश में, हर राज्य में खराब है। पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और कुछ भी दुरुस्त कर पाने की। अब 8% बताते हैं कि भाई हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन एफडीआई लगातार गिर रहा है भारत का। ना भारत का निजी क्षेत्र निवेश करने को तैयार है, ना दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति भारत में निवेश करने के लिए तैयार है। बहुत ही इनकी हालत खस्ता है। टेक्नोलॉजी में पहले से इनकी हालत खस्ता है, शिक्षा में कोई निवेश नहीं है। बहुत खराब तरीके से मोदी जी इस देश को चला रहे हैं। जी, और सर मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं, मुझे बहुत दुख हुआ जब परसों मैंने देखा प्रधानमंत्री जी को दोनों हाथ से डमरू बजाते हुए और त्रिशूल लेके फोटो खिंचाते हुए, और वो सोमनाथ कुछ स्वाभिमान महोत्सव या कुछ तो बना रहे थे, और वहां पे उन्होंने कहा कि नेहरू ने बहुत समस्या कर दी और आया नहीं, उद्घाटन नहीं किया, बहुत सारी बातें नेहरू पे चल रही हैं। और उन्होंने कहा कि कितने गजनी आए, कितने औरंगजेब आए, और सोमनाथ वहीं खड़ा है। मैं कहता हूँ ठीक है, सब बात सही है, सोमनाथ वहीं खड़ा भी है, खड़ा भी रहेगा, नेहरू बहुत बुरे आदमी थे, लेकिन अब करें क्या? मतलब ये तो हो गया, अभी हमें करना क्या चाहिए सोमनाथ को लेकर? एनएसए जी डोभाल कह रहे हैं कि युवाओं को बदला लेना होगा। किससे बदला लें हम लोग? अब तो औरंगजेब तो गए, महमूद गजनवी भी चले गए, अब किससे बदला किससे लें? मैं सच बात पूछ रहा हूं कि जहां से बात हमने शुरू की थी, मुझे आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूं, जो डोभाल साहब ने कहा है, अगर आप चाहें तो उसके ऊपर 2 पल के लिए हम लोग बात कर लें। जी 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 जी। हाँ, डोभाल साहब ने नौजवानों को बताया है कि उन्हें किस तरह अपने हृदय में आग जलानी चाहिए, आग सुलगानी चाहिए अपने हृदय में, क्योंकि अतीत का बदला लेना है। ये डोभाल साहब की पेट थीम है, वो बड़ा प्रिय विषय है। अगर आप पिछले 2014 में, वो पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो इनको इन्होंने एनएसए नियुक्त किया था, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। तब से लगा भारत के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन चुके हैं। उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। अगर आप इनके पिछले 25-30 भाषणों के ऊपर गौर करें, हर भाषण में इनकी एक ही थीम होती है कि भारत की सभ्यता पर किसी जमाने में घाव लगे थे, और उन घावों से अभी भी खून बह रहा है, खून रिस रहा है, इसलिए इसका बदला लेना है इसका। और वो आप नौजवानों से कह रहे हैं कि इसका बदला लीजिए, अपने दिल में बदले की आग जो है
वो सुलगाइए। अच्छा, ये बात, उनके घर में भी दो युवक हैं, एक का नाम विवेक डोभाल है, एक का नाम शौर्य डोभाल है। उन दोनों से सबसे पहले उनके दिल में तो भारतीयता की आग वो जलाएं। वो क्या करते हैं, उनके एक बेटे हैं, वो एक जमाने में पाकिस्तान के साथ में वाणिज्य व्यापार करते थे, पाकिस्तानी कंपनियों से उनका रिश्ता था। उन्हीं 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 उनके बेटे महाशय ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और वो ब्रिटेन के नागरिक हैं और सिंगापुर में रहते हैं। दूसरे बेटे जो हैं, उन्होंने इंडिया फाउंडेशन की स्थापना की है भारत में, जो कि नरेंद्र मोदी का एक खास, नरेंद्र मोदी के बहुत नजदीक माना है, नरेंद्र मोदी उसे बहुत प्रोत्साहित करते हैं। उसको भी तमाम विदेशी कंपनियों की जो स्पॉन्सरशिप मिली है, उससे बहुत विवाद खड़े हुए हैं। इस बारे में डोभाल साहब कभी नहीं बोलते। अच्छा, फिर आप देखिए, डोभाल साहब जब से एनएसए हुए हैं, भारत के ऊपर 30 से ज्यादा आतंकवादी हमले हो चुके हैं, उनकी लिस्ट मौजूद है। लोग केवल पहलगाम के ऊपर या पुलवामा के ऊपर, इन चीजों के ऊपर ज्यादा चर्चा लोग करते हैं, उड़ी के ऊपर, लेकिन पूरी लिस्ट है, लिस्ट 30 से ज्यादा है। किसी भी हमले के बारे में आज तक ना उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी ली है, ना उसका कभी कोई कारण बता पाया क्यों हुआ। भाई, पुलवामा में आरडीएक्स इतना कैसे मिल गया? अभी लाल किले पे जो हमला हुआ, वो जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था, वो कैसे बन गया? आपके जासूस क्या कर रहे थे बांग्लादेश में? पूरा ढाका, जिस वक्त अमेरिका प्लॉट कर रहा था, साजिश कर रहा था शेख हसीना की सरकार गिराने के लिए, और वहां पर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को उकसाया जा रहा था कि वो आंदोलन, एक रेडिकल हिंसक आक्रामक आंदोलन के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। उस वक्त ढाका में इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसके डायरेक्टर खुद डोभाल साहब रह चुके हैं रिटायरमेंट से पहले, और रिसर्च एनालिसिस विंग के अनगिनत जासूस फैले हुए थे। कहा जाता है कि शेख हसीना की व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद भारत की थी। वो पूरी सरकार भारत सरकार के बहुत नजदीक थी, भारत द्वारा समर्थित सरकार थी। डोभाल साहब के नेतृत्व में, डोभाल साहब का ही काम है तमाम जासूसी संस्थाओं के बीच में समन्वय करना। और अगर कोई घटना होती है तो प्रधानमंत्री सबसे पहले जिस व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करते हैं, वो होते हैं अजित डोभाल। इनको कुछ नहीं पता चला, इनफैक्ट दे कॉट नैपिंग, और शेख हसीना के नीचे से कुर्सी खींच ली गई, वो मुंह के बल गिर पड़ी, किसी तरह उनको बचा के हवाई जहाज में बैठा के लाया गया। अब यहाँ पर लुटियंस जोन्स के किसी बंगले में वो रहती हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डोभाल साहब के सीने में कोई आग नहीं जल रही है, मैं बताऊं, उनका सीना बिल्कुल ठंडा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनके सीने में आग होनी चाहिए कि वो भारत की आंतरिक सुरक्षा और भारत की बाह्य सुरक्षा दोनों की अपने स्तर पर कम से कम गारंटी करें। वो नहीं कर रहे हैं। जी, एक सर मैं और सवाल पूछना चाहता हूं, इस विदेश की नीति से हटके अपने घर में क्या हो रहा है कि एसआईआर एक बड़ा मुद्दा हो गया है, और अब जो ड्राफ्ट एसआईआर धीरे धीरे पब्लिश हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट एसआईआर में बहुत सारे नाम कटे हैं, और आज एक इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट छपी है कि जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं वहां पे 18-18, 20-20% मुसलमानों के नाम काट दिए गए हैं। मोदी जी तो शायद डमरू इसलिए बजा रहे होंगे कि उनको लग रहा होगा कि हमारा एसआईआर ठीक हो गया है। लेकिन सर, जो ज्यादा चिंता की बात है वो ये है कि हमारे यहाँ पे एडमिरल अरुण प्रकाश जी जैसे लोग, अमर्त्य सेन जैसे लोगों का नाम काट करके उनको नोटिस भेजा जा रहा है, उनको तलब किया जा रहा है कि आइए बताइए अपनी नागरिकता का प्रूफ दीजिए। ये सर बाई एक्सीडेंट है या एक सिस्टम का खामी की वजह से हो रहा है, या इसके पीछे आप कुछ और भी कारण देखते हैं? नहीं, न ये बाई एक्सीडेंट है, न ये सिस्टम की किसी कमी के कारण हो रहा है। ये बाकायदा एक डिजाइन है, सोची समझी गई डिजाइन है, जिसके तहत भारत का राज्य यानी भारत की सरकार, चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, और एक मतदाता, आप छोड़ दिए, अमर्त्य सेन बहुत बड़ी हस्ती हैं, एडमिरल अरुण प्रकाश बहुत बड़ी हस्ती हैं, इन दोनों की कुछ नोटिस मिला है तो वो खबरों में आ गया, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। ऐसे नोटिस देश में लाखों करोड़ों मतदाताओं को मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, और वो उनमें से बहुत से मतदाता तो ऐसे हैं जो नोटिस को पढ़ भी नहीं पाएंगे। बहुत से मतदाता इनके पास फुर्सत भी नहीं होगी चुनाव आयोग को दी गई तारीख में जाके अपनी सफाई दें और अपने दस्तावेज जमा करें। जो व्यक्ति जो मजदूर नलकूप में खुदाई कर रहा है, जो जिसे दिहाड़ी की चिंता है, वो कहां जाएगा अपनी नागरिकता और अपने
क्रेडेंशियल्स लेके चुनाव आयोग के पास, वो तो भूल जाइए उसको। आपको ये इसलिए हुआ है कि इन तीनों के बीच में एक संविधान सम्मत समीकरण था, यानी चुनाव आयोग, भारतीय राज्य और मतदाता, जिसको मतदान का अधिकार है, उस समीकरण था। उस समीकरण को पलट दिया है इन्होंने, उसकी वजह से हो रहा है ये पलट। इसलिए दिया है कि पहले भारत सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी कि हमारा और आपका नाम मतदाता सूची में ठीक से दर्ज हो जाए, हमको अपना मतदाता पहचान प्रमाण पत्र मिल जाए, और हम अपने घर से जो 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो मतदान केंद्र है वहां आराम से टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए जाएं, और जब हम बाहर जो बैठा होगा मतदान अधिकारी, उसकी लिस्ट में हमारा नाम तुरंत आसानी से हमें मिल जाए, और हम जाके वोट डालाएं और लौटाएं अपने उंगली पे चिन्ह लगा के, और मतगणना की प्रतीक्षा करें। जो जीत जाए उसको अपना प्रतिनिधि माने, चाहे वो हमारी पसंद का हो या ना हो। ये है, ये सीन था पूरा, ये संविधान ने व्यवस्था की थी। लेकिन एसआईआर होने से पहले तक ये व्यवस्था चल रही थी। एसआईआर के बाद इस व्यवस्था को पूरी तरीके से पलट दिया गया। इसकी योजना काफी दिनों से चल रही थी। अब ये जो पहले जिम्मेदारी भारतीय राज्य चुनाव आयोग की थी, वो जिम्मेदारी मतदाता की हो गई, इसलिए नोटिस मिल रहे हैं। अभी आनंद वर्धन जी ने हम लोगों के एक कार्यक्रम में बताया, इस पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को खुद ज्ञानेश कुमार जी ट्रिगर करते हैं वहां दिल्ली में बैठ के, और उसके जरिए ऐसे बहुत सारे मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनके नाम वो सॉफ्टवेयर पकड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी की स्पेलिंग में मिस्टेक है, वो पकड़ लेता है। किसी के पिता और बेटे की उम्र में कम फर्क दिख रहा है, जबकि फर्क ज्यादा होना चाहिए, जैसे 20-25 साल का फर्क होना चाहिए, कम फर्क दिख रहा है तो वो उसको पकड़ लेगा। कहीं रहने की जगह में कोई गड़बड़ी है तो उसको वो पकड़ लेगा। और ये बिल्कुल एक मशीनी प्रक्रिया है और एक ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया है, नौकरशाहाना प्रक्रिया है, और फिर वहां नोटिस चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो ऐसा नहीं है कि कोई अमर्त्य सेन को जानबूझ के नोटिस भेजा गया है और अरुण प्रकाश को जानबूझ के नोटिस भेजा गया है, एडमिरल अरुण प्रकाश को। चुनाव आयोग की चलती तो शायद इन दोनों को नोटिस वो ना भेजता, लेकिन जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऐसी है, उसमें सबको ऑटोमेटिकली नोटिस जा रही है। क्यों? क्योंकि उन मतदाता की जिम्मेदारी हो गई है कि वो अपने आप को सही साबित करे, जबकि पहले मतदाता की जिम्मेदारी नहीं थी। ये सब इसलिए हो रहा है। जी सर, हम लोग, आपने पिछली बार कहा था कि हम लोग को तमिलनाडु की राजनीति पे चर्चा करनी चाहिए। मैं उस पर आखिर में एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा शॉर्ट में, लेकिन बंगाल पे हम लोग थोड़ी देर बात कर लेते हैं। बंगाल पे ईडी ने आईपैक के दफ्तरों पे छापा मारा और उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे, क्योंकि आईपैक ही तृणमूल कांग्रेस का चुनाव मैनेज कर रहा है और आईपैक ही जो है वो डीएमके का भी चुनाव मैनेज कर रहा है। उनको लगा होगा कि शायद ये होगा, लेकिन ममता बनर्जी और तेज निकली। उन्होंने वो पहुंच गई वहां पे, अपने जो उनके आईटी सेल के चीफ है उनका फाइल वाइल निकाल ली, और इससे पहले कि बाकी कुछ सोच समझ पाता, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की ईडी ऑफिशियल्स के ऊपर, सड़क पे उतर गई। अब ईडी मारी मारी घूम रही है, साहब हमें गिरफ्तारी बचाइए, हमारा तो ये मैंडेट, हम तो ये करने गए थे, हम तो प्रोफेशनली कर रहे थे, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा के लिए सर क्या इतना आसान है बंगाल में पार पाना? देखिए, भाजपा के लिए बंगाल की जीत अभी बहुत दूर है उनसे, इतनी दूर है कि भाजपा को दूर से उसकी रोशनी भी नहीं दिखाई पड़ रही है। उस पर मैं आऊंगा क्यों है दूर दूर है। देखिए, ईडी ने ममता बनर्जी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आगे तारीख पड़ गई, सुप्रीम कोर्ट में हंगामा हो गया, वकीलों से कुछ विवाद सा हो गया वकीलों के बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आगे की तारीख डाल दी, तो ईडी सुप्रीम कोर्ट चली आई। सुप्रीम कोर्ट में संविधान की जिस अनुच्छेद के तहत ईडी ने याचिका दायर की है, वो अनुच्छेद दरअसल फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, वो बुनियादी अधिकारों के बारे में है, फंडामेंटल राइट। अब ये समझ में मेरी नहीं आती कि भाई ईडी का भी कोई फंडामेंटल राइट है। अभय कुमार दुबे और ज्ञानेश जी का तो फंडामेंटल राइट है संविधान के तहत, ईडी का भी कोई फंडामेंटल राइट होता है? मैंने पूछा एक संविधान निदेशक से कि भाई ईडी का कोई फंडामेंटल राइट है तो बताइए, तो हंसने लगा संविधान निदेशक। भाई कैसे, ईडी के पास कौन सा फंडामेंटल राइट है? ईडी को तो संविधान के तहत और कानून के तहत कुछ अधिकार प्राप्त है, उन अधिकारों का उसे वाजिब तरीके से उन अधिकारों का उपभोग करके अपनी कार्रवाइयां करनी होगी। अब वो फंडामेंटल राइट की तरफ वो डाला है। इससे क्या होगा, सरकार, ये जानबूझ के किया गया है कि उस अनुच्छेद के तहत वो अपनी याचिका दायर करें, ताकि अगर जरूरत समझे केंद्रीय गृह मंत्रालय
तो वो राज्यपाल को ये संदेश भेजे कि क्या वास्तव में संविधान सम्मत जो शासन है उसमें एक ऐसी बाधा पड़ गई है जो दुरुस्त नहीं हो सकती है, इसकी रिपोर्ट मंगा ले वहां से। जैसी भी रिपोर्ट मंगाएगा, ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर बर्खास्तगी की तलवार लटक जाएगी। इस तरह बर्खास्त तो नहीं करेंगे, बर्खास्त करेंगे तो भाजपा को जितना वोट मिलना है वो भी नहीं मिलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा भाजपा का वोट है। लेकिन वो ममता बनर्जी को दबाव में लेने के लिए और खबर बनाने के लिए ये सब कवायद पूरी चला रहे हैं। इसीलिए संविधान के उस अनुच्छेद का सहारा लिया गया है, ताकि उस अनुच्छेद के जरिए ये बताया जा सके कि एक संविधान के तहत संविधान की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी तरीके से भंग हो गई हैं, और इस तरह भंग हो गई हैं कि उनको अब सुधारा नहीं आ सकता। इसलिए सरकार के खिलाफ अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय जरूरत समझे तो धारा 300 संविधान के अनुच्छेद 356 की मदद लेकर सरकार बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। तो ये पूरा सीन बनाया जा रहा है। अब इस सीन में केंद्र सरकार कहां तक जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी? क्या वो केवल दबाव पैदा करके रह जाएगी? ममता बनर्जी उस दबाव में आएंगी या नहीं आएंगी, या वास्तव में वो सरकार को बर्खास्त कर देगी? ये धीरे धीरे करके हम लोगों के सामने खुलेगा। जहां तक मेरा आकलन है, मैं मानता हूं ममता बनर्जी इस दबाव में नहीं आएंगी। ममता बनर्जी इस पूरी प्रक्रिया को और भी ज्यादा तिरस्कार से देखेंगी, और जैसे ही केंद्र इस प्रकार की कार्रवाई करेगा, ये धमकी देगा या धमकी देने की कोशिश करेगा या राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाएगा, रिपोर्ट मंगाने का मतलब ही है कि वो धमकी देने वाला है, वैसे ही ममता बनर्जी इसको एक सार्वजनिक मुद्दा बना देंगी और पूरे बंगाल में दिल्ली के खिलाफ कलकत्ता को खड़ा कर देंगे। ये पूरा दिल्ली बनाम कलकत्ता हो जाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन, जीतना छोड़ दीजिए, अच्छा सम्मानजनक प्रदर्शन करने की भी जो संभावना होगी वो संभावना भी समाप्त हो जाएगी। जी, तो सर अब समय चूंकि कम है तो मैं एक आखिरी सवाल तमिलनाडु में पूछना चाहता हूं। तमिलनाडु में सर आपने कहा था कि वो जो एक्टर विजय हैं, जो उनकी पार्टी है टीवी के, वो काफी उभरता हुआ सितारा है और काफी पॉपुलर हो रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टैम्पीड हुई थी, भगदड़ हुई थी करूर में, उसकी सीबीआई जांच चल रही है। जनरली मतलब हम ऐसा मानते हैं उसमें कोई साजिश तो नहीं रही होगी किसी की। भगदड़ हमेशा एक्सीडेंट से होते हैं, दुर्व्यवस्थाओं से होते हैं, एसटीएफ वगैरह बन जाती है या कोई स्पेशल सीबीसीआईडी बन जाती है, लेकिन उसका सीबीआई जांच चल रही है। कल उनको बुलाया गया, सीबीआई दिल्ली बुलाया गया, वो अपीयर हुए और कहा गया कि आपको फिर से बुलाएंगे स्टेटमेंट के लिए। ये सर जो टीवी के हैं, ये दो बातें हैं, क्या भाजपा उनको सच में टारगेट करना चाहती है या केंद्रीय सरकार, या वो एक ताश के पत्ते की तरह यूज किया सकते हैं कि जब आपको चाहेंगे तब हम लोग जो है वो स्टालिन के खिलाफ यूज करेंगे, जब आप कहेंगे तो आपको भाजपा के साथ खड़ा हुआ दिखना पड़ेगा। ये विजय जी अभी फिलहाल कंफर्टेबल स्थिति में है या फंस गए हैं भाजपा के चंगुल में? नहीं, पूरी तरह से तो नहीं फंस गए हैं भाजपा के चंगुल में। उसकी वजह यह है कि भाजपा में, तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा की यह हैसियत नहीं है कि किसी बड़ी लोकप्रिय जन आधारित पार्टी को अपने चंगुल में फांस सके। भाजपा कोशिश करती है, हर तरह का हथकंडा वहां अपना रही है, किसी तरह तमिलनाडु की राजनीति में कुछ कदम जमाने लायक जगह उसको निकल आए। अब भाजपा की बदकिस्मती यह है कि जयललिता का देहांत हो चुका है, तो जो द्रमुक का प्रमुख प्रतिद्वंदी था अन्ना द्रमुक धीरे धीरे करके बिखर गया है, वो प्रभावशाली नहीं रह गया है। अब भाजपा को तमिलनाडु में उससे जो अंतराल पैदा हुआ उसको भाजपा भर नहीं सकती। उसके पास संगठन नहीं है, औकात नहीं है, उसकी छवि एक हिंदी भाषी उत्तर भारतीय पार्टी की है, तमिलनाडु में अपने आप को बहुत ही वो किनारे खड़ी हुई भाजपा पाती है। तो ऐसे में भाजपा को एक मजबूत कंधा चाहिए जिसके सहारे, जिस पे चढ़ के वो आगे बढ़ सके। तो अब जयललिता रही नहीं। जयललिता तो एक जमाने में भाजपा की सरकार भी गिराई थी, वो भाजपा की मदद भी करती थी। जयललिता की सोच विचार में कुछ हिंदूवादी और दक्षिणपंथी रुझान भी थे जिनको बार बार व्यक्त करती रहती थी, इसलिए हिंदुत्ववादी लोग भाजपा जयललिता को पसंद भी करते थे। अब एक नई शक्ति उभरी है विजय की। विजय बहुत लोकप्रिय फिल्म स्टार है वहां पे। माना जाता है कि राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले उनकी अंतिम फिल्म रिलीज होनी चाहिए। उस अंतिम फिल्म का नाम है जन नायकन। तो उसको दिसंबर में जब सेंसर बोर्ड के सामने पेश किया गया तो सेंसर बोर्ड ने बताया कि भाई इसमें इतने परिवर्तन कर दिए। जो निर्माताओं ने फौरन बात मान ली, 100% जितने संशोधन उन्होंने बताए थे उन्होंने फिल्म में कर दिए। उसके बाद तब भी सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने कि उन सेंटर बोर्ड के एक व्यक्ति ने कोई फौजों का कोई अपमान कर दिया है, भारतीय फौजों का, इसलिए उसके सर्टिफिकेट उन्होंने रोक लिया। इसके ऊपर
कोर्ट में गए निर्माता, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई आप दीजिए सर्टिफिकेट, ये तो आपने बाद में सोच के निकाला है, पहले तो आपने जितनी आपत्तियां बताई थी आपकी सारी आपत्तियां लागू कर दी गई। तो उसके बाद सेंसर बोर्ड फौरन कोर्ट में चला गया, वो सिंगल बेंच थी, डिवीजन बेंच के जरिए उन्होंने उसमें स्टे ले लिया। ये पूरी प्रक्रिया वहां पर चल रही है, लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं इसके अंदर कोई भाजपा को इससे कोई वहां फायदा हो रहा है, भाजपा के लिए कोई ज्यादा प्ले ग्राउंड, खेल का ज्यादा बड़ा मैदान निकल आया है। भाजपा पूरी कोशिश में है कि विजय के साथ समझौता करे। कांग्रेस भी दांव मार रही है विजय के ऊपर। लोगों को लग रहा है कि ये उभरता हुआ सितारा है, इसके जो फैन क्लब हैं वो बहुत बड़े हैं। किसी जमाने में जो जयललिता के होते थे, एमजी रामचंद्रन के होते थे, उस किस्म का पूरा मामला बना हुआ है इसका। शिवाजी गणेशन के होते थे, उस किस्म का मामला बना हुआ है। तो कांग्रेस भी उन पर डोरे डाल रही है और भाजपा भी उनकी पर डोरे डाल रही है कि किस तरफ वो जाएंगे, जिसके साथ वो समझौता करें। अगर कांग्रेस उनके साथ समझौता करती है तो फिर डीएमके के साथ में कांग्रेस का रिश्ता भंग हो जाएगा, और भाजपा का डीएमके के साथ हो नहीं पाएगा रिश्ता, तो भाजपा की और भी बुरी हालत हो जाएगी, बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। यदि भाजपा पूरी कोशिश में है कि विजय को अपनी ओर खींच सके। जी, तो सर आज का समय खत्म हो गया है। आज हम लोग महाराष्ट्र की बात नहीं कर पाए, वहां की राजनीति में भी काफी हलचल है और दोनों ठाकरे बंधु फिर से कुछ कुछ पुराने रंग दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग उस पर अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और उम्मीद है दर्शकों को हम लोग कुछ बातें साफ कर पाए होंगे। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।